हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKS। तो प्यारे बच्चों, आज हम हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसका जो थर्ड पार्ट है उसे करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो के बाद आपका जो 4th चैप्टर है वो सभी आयामों से आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 16 क्वेश्चन इसके करने थे। 16 क्वेश्चन के अंदर इस पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट करना था, जिसमें से 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और 10वां हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है कि वैश्वीकरण क्या है। यानी आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि वैश्वीकरण क्या है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि वैश्वीकरण के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हैं, और फिर पूछा जाता है कि वैश्वीकरण के क्या क्या नकारात्मक प्रभाव है। यानी सबसे पहले आपको बताने कि वैश्वीकरण क्या है, फिर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, यानी क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वैश्वीकरण के बारे में जान लेते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। तो देखिए, वैश्वीकरण का सिंपल सा एक मतलब निकलता है कि मान लीजिए विश्व के कई सारे देश हैं, विश्व के कई सारे देश हैं, उन सभी देशों के मध्य क्या होता है, संबंध बढ़ते हैं। हम ये कह सकते हैं कि विश्व के विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, तीव्रता से एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। वो कैसे? तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि इन सभी देशों के आपस में संबंध बढ़ रहे हैं। ठीक है, तीव्रता से एक दूसरे के साथ वो जो है संबंध बना रहे हैं, और साथ के साथ क्या है कि इनके बीच में एकीकरण होता जा रहा है। यानी एक ही कंपनी है, वही कई सारे देशों में, मान लीजिए कंपनी है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इस कंपनी के लिए इन तीनों देशों में खुला बाजार है। ठीक है, वहाँ पर वो अपना सामान बेच सकती है, वहाँ से खरीद सकती है, वहाँ पर उत्पादन कर सकती है। तीनों देशों के श्रम का इस्तेमाल वो कर रही है, अपनी पूंजी का इस्तेमाल वो तीनों देशों में कर रही है। तो ये तीनों देश एक तरह से जुड़ गए, और इसी को कहा जाता है एकीकरण। और अब आज के टाइम में क्या होता जा रहा है, पूरे विश्व का एकीकरण होता जा रहा है। आप किसी भी देश में जाकर जॉब कर सकते हो, कहीं भी अपना श्रम दे सकते हो, कहीं से भी पूंजी प्राप्त कर सकते हो, और कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या क्या होता है कि विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, कनाडा है, USA है, भारत है, चाइना है, रशिया है, इन सभी की अर्थव्यवस्थाओं का क्या होता जा रहा है, समन्वय होता जा रहा है। यानी सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं, इसी को समन्वय कहते हैं। तो इन सभी विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच में पहले क्या होता था, एक बहुत बड़ा देश है, एक बहुत छोटा देश है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर रहता था। लेकिन अब क्या है, इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित हो गया है, एक दूसरे के साथ उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो नीचे का देश है वो भी व्यापार को बढ़ाकर अपना विकास कर सकेगा, यही होता है समन्वय। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण के अंदर आप इतनी सी बात लिखोगे कि विभिन्न देशों के मध्य संबंध स्थापित होना, व तीव्रता से एकीकरण की प्रक्रिया, ही क्या है, वैश्वीकरण है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि बहुत सारे देश हैं वर्ल्ड के अंदर, और सभी एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं। तो इनके बीच में संबंध स्थापित हो रहे हैं। ठीक है, अच्छे कूटनीतिक संबंध बनते जा रहे हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं, क्योंकि इससे से क्या होता है, एकीकरण होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी विश्व अब अलग अलग टुकड़ों में नहीं रहा, अब पूरा विश्व बन गया। और विश्व बनेगा कैसे, विश्व बनेगा सभी देशों से मिल करके। यानी सभी देशों के मध्य क्या होता जा रहा है कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के मध्य क्या होता जा रहा है, समन्वय स्थापित होता है। समन्वय
स्थापित होता है। तो बच्चों आपको वर्ड्स पे भी ध्यान देना है साथ के साथ, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग करनी है और आंसर राइटिंग में आपको वर्ड्स पर भी ध्यान देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया समन्वय, तो दोनों के बीच में आप ये कह सकते हो कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में क्या होता जा रहा है, समन्वय स्थापित होता जा रहा है। अब समन्वय स्थापित होने का मतलब क्या है कि जितने भी देश हैं उनके मध्य प्रवाह बढ़ा है। किसका प्रवाह बढ़ा है, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो देश है उनके मध्य वस्तुओं का, सेवाओं का, श्रम का, पूंजी का प्रवाह बढ़ा है। इससे क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश में पूंजी जाती है, एक देश से दूसरे देश में लोग काम करने जाते हैं, यानी श्रम का प्रवाह हो रहा है एक देश से दूसरे देश में। जैसे मान लीजिए इस देश में बहुत ज़्यादा काम है, श्रम की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोग नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देश है, इसके देश के अंदर कोई काम नहीं है लेकिन श्रमिक बहुत ज़्यादा है। श्रमिक का मतलब वो नहीं होता जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, श्रमिक का मतलब हो जाता है कि जो श्रम करता है वो कुशल और अकुशल दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जो है वो भी श्रम करता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि श्रम का मतलब क्या हो गया, कुशल और अकुशल, यानी एक तो डिग्रीधारी और एक जो कम पढ़ा लिखा है व्यक्ति है वो, ठीक है। तो दोनों ही श्रम के अंदर ही आते हैं, ठीक है। वो कुशल हो जाता है और एक अकुशल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर श्रम की उपलब्धता है और यहाँ पर काम की उपलब्धता है। अगर ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो दोनों का काम नहीं चलेगा। तो यहाँ से श्रम का प्रवाह हो जाता है यहाँ पर, यानी यहाँ के लोग उधर जा कर के काम करने लग जाते हैं, तो दोनों का भला हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वस्तुओं, सेवाओं, श्रम और पूंजी का प्रवाह बढ़ता है किसके बीच में, विभिन्न देशों के बीच में या विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन वैश्वीकरण बढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा तभी जब व्यापार के अवरोधक हटा दिए जाएंगे। तो एक चीज़ इसमें और लिख लीजिएगा कि इसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया में होगा कब, कि ये जो है आगे से गेट ओपन करेंगे तभी तो इसके अंदर श्रमिक जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या है कि व्यापार कैसे बढ़ेगा, जब हम व्यापार के अवरोधक हटा देंगे। व्यापार के अवरोधक आप पढ़ ही चुके हो क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात हो गई कि इसमें क्या होता है, इसमें व्यापार अवरोधक हटा दिए जाते हैं। इसमें व्यापार अवरोधक हटा दिए जाते हैं। तो व्यापार अवरोधक हटा दिए तो इसका मतलब क्या होगा कि व्यापार अच्छे से होने लगेगा। व्यापार होगा तो क्या होगा, पूंजी का, श्रम का स्वतंत्र रूप से आवागमन होगा, ठीक है, कि प्रवाह बढ़ेगा। एक देश से दूसरे देश में पूंजी भी जाएगी, श्रम भी जाएगा, आयात होगा, निर्यात होगा, सारी चीज़ें होंगी, तभी तो विश्व का एकीकरण होगा। तो विश्व का एकीकरण होना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण की वजह से होता क्या है, वैश्वीकरण की वजह से होता क्या है, तो आप समझ सकते हो कि उत्पादन भी बढ़ता है और उत्पादन का स्तर भी बढ़ता है। दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि जब वैश्वीकरण होता है तो वैश्वीकरण से दो चीज़ें होती हैं। वैश्वीकरण हो गया यानी एकीकरण हो गया, तो एकीकरण से दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ की उत्पादन बढ़ता है। मान लीजिए कोई कंपनी थी, वो कंपनी मान लीजिए गाड़ियाँ बनाती थी, उसकी गाड़ियाँ पहले अपने ही देश में बिकती थी, अब बाकी देशों में भी बिकने लग गई, तो वो ज़्यादा गाड़ियाँ बनाने लगेगा, यानी उत्पादन तो बढ़ा। सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई। लेकिन दूसरे देशों के लिए अब उसने लग्जरी गाड़ियाँ बनानी शुरू कर दी, इसका मतलब उत्पादन का स्तर भी तो बढ़ा। तो दूसरी चीज़ क्या है, उत्पादन का स्तर बढ़ना। तो देखिए वैश्वीकरण से दो चीज़ें होती हैं, उत्पादन का स्तर बढ़ता है और उत्पादन बढ़ता है, ठीक है, दो चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये हमने वैश्वीकरण को अच्छे से समझ लिया कि वैश्वीकरण होता क्या है। अब हम देखते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं और नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स,
अब हम इसके सकारात्मक और नकारात्मक इफ़ेक्ट्स जो है वो देखते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई चीज़ को अप्लाई करते हैं ना, खास करके हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसके ऊपर जब हम कोई चीज़ अप्लाई करेंगे, कोई नई चीज़ अप्लाई करेंगे, तो उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे और कुछ नेगेटिव भी इम्पैक्ट्स होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर एक एक करके हम यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, इन की पॉइंट्स को देख करके हम समझते हैं कि क्या सकारात्मक प्रभाव है। तो देखिए, सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। आपको तो ये मानना है कि मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है और भारत के अंदर बाहर से बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने आकर के यहाँ पर अपने उद्योग धंधे चलाने शुरू कर दिए। अब आपको देखना है कि इसके क्या लाभ होंगे और क्या हानियाँ होंगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्या है, भारत का विदेशों के साथ संपर्क बढ़ेगा। अब सिंपल सी बात है कि कई कनाडा की कंपनी आ रही है, यूएसए की आ रही है, यूके की आ रही है, ठीक है, रशिया की आ रही है और फ्रांस की आ रही है, जर्मनी की आ रही है। जैसे आप देखते हैं कि फ्रांस और जर्मनी के बहुत सारे उद्योग हमारे यहाँ पर है, ठीक है। तो अब वो कंपनियाँ जब यहाँ पर आ रही हैं तो हमारा उनके साथ संबंध बढ़ेगा। संबंध बढ़ेगा तो क्या होगा, राजनीतिक रूप से हमारे संबंध सुधरेंगे, आर्थिक रूप से हमारे संबंध सुधरेंगे। तो सिंपल सी बात हो गई कि भारत का विदेशों के साथ संपर्क बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारी उन देशों के साथ आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी, आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेगी। अब सिंपल सी बात है, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेगी तो क्या होगा कि कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उन देशों से सहायता मांग लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चलिए मान लीजिए ज़रूरत ना भी पड़ी, लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके देश में, आपके शहर में, आपके गाँव में आकर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके गाँव में, या ऐसे मान सकते हैं कि जैसे देश हमारा है वैसे मान लीजिए आपके घर में आकर के कोई काम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपके और उसकी संबंध बढ़ेंगे। कल को कोई बात होती है तो वो व्यक्ति आपके साथ तो खड़ा होगा, यानी कि विश्व के अंदर भारत की छवि तो उभरेगी ना एक ऐसे देश के रूप में जिसमें बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जाकर अपना काम कर रही हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो गई कि भारत का विदेशों के साथ संपर्क बढ़ेगा, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेगी और भारत की छवि उभरेगी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए, कूटनीतिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि स्थानीय और विदेशी उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। स्थानीय और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं यानी विदेशी जो उत्पादक है उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। एक कंपनी सोचेगी कि मैं अच्छा मोबाइल लेके आऊँ लेकिन सस्ता मोबाइल लेके आऊँ, दूसरी कंपनी से सस्ता भी हो और अच्छा भी हो ताकि मेरा मोबाइल ज़्यादा बिके। लेकिन उससे हमें क्या लाभ होगा, हम तो क्या है, उपभोक्ता हैं, हम तो खरीदने वाले हैं, हमारे लिए तो और भी अच्छा होगा ना। प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। जैसे आप देख सकते हो फोन्स में क्या हुआ, सबसे पहले एक कैमरा आता था, फिर 2 कैमराज आने लगे, फिर 3 और अब तो 4 कैमराज आने लगे हैं और सेल्फी कैमराज में 2 कैमराज आने लगे हैं। तो इसमें क्या हुआ, पिक्सल्स भी बढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये क्या चीज़ है, ये प्रतिस्पर्धा का ही नतीजा है। एक कंपनी चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी दूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो सस्ता भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो दो चीज़ों पर ध्यान देना है। स्थानीय व विदेशी उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता, विशेषकर शहरी क्षेत्र के धनी उपभोक्ताओं को क्या मिला है, लाभ मिला है। किस तरह का लाभ मिला है, इस चीज़ को देखिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्वालिटी बढ़ी है। क्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो भी सामान हम खरीदते हैं उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। किस में बढ़ोतरी होती है, गुणवत्ता में। तो आप कह देंगे कि प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता तो बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी प्लस क्या हो जाएगा, कीमत कम हो जाएगी। कीमत कम होगी तो हमें तो लाभ हुआ ना, तो ये एक सकारात्मक प्रभाव तो पड़ा है। तो गुणवत्ता बढ़ेगी, कीमत कम हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आ गई, सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलिए तीसरा क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां रुचि दिखाती हैं। शहरी क्षेत्र के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध होता है। अब सिंपल सी बात है, एक कंपनी यहाँ पर स्थापित हुई। आजकल आप देखते हैं कि आजकल बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, बहुत सारे ऐसे विदेशी मॉल्स हैं, आप ये कह सकते हैं, विदेशी गाड़ियों की कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, जहाँ पर युवाओं को रोजगार मिला है।
युवाओं को रोजगार मिला है, यानी पहले जो युवा अपने गांव में ही रहकर काम कर रहे थे वो आज शहर में जाकर काम कर रहे हैं। किस वजह से ये पॉसिबल हुआ? क्योंकि वो कंपनियां आई, और जब कंपनी आई तो कंपनियों में काम करने वाले युवाओं की ज़रूरत थी, तो ज़रूरत को कौन पूरा करेगा? हमारे यहाँ के स्थानीय युवा करेंगे। समझ आई? यानी हमारे यहाँ के जो युवा होंगे वही तो इन कंपनियों में काम करेंगे। कंपनी चाहे ही विदेशी हो, लेकिन काम तो हमारे ही व्यक्ति करेंगे ना वहाँ पर, क्योंकि हमारे देश में खुल रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां रुचि दिखाएंगी, भारत के अंदर आएंगी, क्योंकि भारत के अंदर उन्हें लाभ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्यों लाभ दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर श्रम शक्ति बहुत ज़्यादा है, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, श्रम शक्ति बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उन्हें श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर श्रमिक का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जो अनपढ़ हो या फिर कम पढ़े लिखे हो, श्रमिक दोनों ही चीज़ें होती है, कुशल और अकुशल दोनों को श्रमिक बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी थी। चलिए अब देखिए आगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चे माल की आपूर्ति कौन करता है? तो देखिए हमारे यहाँ की कोई छोटी स्थानीय कंपनी है, छोटी स्थानीय कंपनी है, वो क्या करेगी? इसको कच्चे माल उपलब्ध करवाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी आप सोच सकते हो कि मान लीजिए कंपनी है, मान लीजिए बिस्किट फैक्ट्री है, एक बिस्किट फैक्ट्री है, और उसके लिए, उस बिस्किट फैक्ट्री के लिए आटा कौन प्रदान कराएगी? आटा कौन प्रदान कराएगी? हमारे यहाँ की कोई स्थानीय जो छोटी कंपनी होगी वो उसको आटा प्रदान कराएगी। ये अब देखिएगा, इस सर्कल को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा किसान क्या उगाता है? गेहूँ उगाता है। ये गेहूँ कहाँ जाती है? इस आटा फैक्ट्री के पास जाती है, या जिसको आप कहते हो जो भी आटा पीसने का काम करते हैं, आटा बनाने का काम करते हैं, उनके पास जाती है, और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इस कंपनी से, और इनका आटा जाता है उस कंपनी के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा पहले क्या होता था, इस कंपनी के पास गेहूं तो आती थी, लेकिन इससे खरीदता कौन था? हमें घर में खाना बनाने के लिए आटा चाहिए। सिंपल सा एक बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपल घरेलू एग्जाम्पल लिया है मैंने कि आटा कहाँ पर जाएगा? अलग अलग घरों में जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे इसके उपभोक्ता थे, लेकिन अब क्या हुआ? इसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। ठीक है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे, क्योंकि ये कच्चा माल किसको दे रहा है? एक बहुत बड़ी कंपनी को दे रहा है जो बिस्किट का निर्माण कर रही है। अब ये बहुत बड़ी कंपनी को दे रहा है, तो बताइए इसको लाभ हुआ कि नहीं? पहले तो ये घरों घरों में जाकर आटा बांट रहा था, अब क्या हुआ? अब कंपनी सीधा ही खरीद रही है। ये तो है ही है, इसके साथ साथ बड़ी कंपनी भी खरीद रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले जो स्थानीय कंपनियां हैं उनको भी लाभ मिलता है, यानी लाभ सभी, वही बात कि मिलजुल कर सभी एक दूसरे का विकास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। वृहद भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का अवसर मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, जब हमारे यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आ रही हैं, हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते 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 क्या हो गए? बहुत ज़्यादा ऊपर तक चले गए। तो अब क्या होगा? जब बहुत ज़्यादा ऊपर तक चले गए, हमारा भारत के अंदर इतना विकास हो गया, अब हम क्या सोचेंगे? विदेशों में कंपनियां लगाते हैं। चलो अब भारत के अंदर बहुत हो गया, अब भारत के अंदर तो चलेगा ही, बाकी देशों में भी चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो छोटी कंपनियां थी वो इनके साथ प्रतिस्पर्धा कर करके धीरे धीरे उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी भी बहुत सारी ब्रांचेस दूसरे देशों में फैल गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने क्या पढ़े? सकारात्मक प्रभाव। 5 सकारात्मक प्रभाव मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए हैं, आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं। अब देखिए एसएसटी के अंदर क्या होता है कि हमें की पॉइंट्स छांटने होते हैं। हम लिख तो कुछ भी सकते हैं, एसएसटी के अंदर कभी भी हमें याद करके नहीं जाना होता, सारी की सारी थ्योरी हम याद करके नहीं जाते हैं, वहाँ पर तो हम की पॉइंट्स छांट करके जाते हैं कि ये चीज़ें हैं और मुझे इन चीज़ों के बारे में अपनी भाषा में जाकर वहाँ लिखना है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि मेरे शब्द थोड़े से अच्छे होंगे ताकि एग्जामिनर मुझे खुश होकर नंबर दे, और एग्जामिनर का ध्यान जो है कि अच्छा बच्चे ने ये भी लिखा है, इसका मतलब मुझे मार्क्स देने चाहिए। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है। तभी तो एसएसटी में जो टॉप करते हैं उनकी कॉपीज देखें आप। ठीक है, उनकी कॉपीज में यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो कुछ अलग सा नहीं करते हैं, वो उन्हीं चीज़ों को अलग तरीके से लिख देते हैं, बस वही बात है। चलिए अब हम देखते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव कि वैश्वीकरण बढ़ेगा, बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आ भी जाएंगी, उत्पादन भी करने लगेगी, हमारे युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, यानी हमें नुकसान क्या होगा। ठीक है, चलिए छोटे उद्योगों जैसे बैटरी, संधारित्र, खिलौने, टायर, डेयरी,
डेयरी उत्पाद व खाद्य तेल आदि को कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। यानी मान लीजिए पहले छोटी छोटी दुकानों पर सरसों को पीस करके सरसों का तेल निकाल लिया जाता था, ठीक है। यानी सरसों का जो तेल है वो कहाँ पर बिकता था, छोटी छोटी दुकानों पर मिलता था। वो अपने ही वहाँ पर उनके पीसने की मशीन होती है, उसे ऑयल वगैरह वो प्रोसेस करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने निकाल लिया, लेकिन अब क्या हुआ, सफोला जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आ गई ऑयल बेचने वाली, उनसे अच्छे और मतलब आप ये जैसे एड्स वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पर कुछ हेल्थ के बारे में भी बताया जाता है कि वो हेल्दी होते हैं। अब लोग तो क्या करेंगे, टीवी देखेंगे सफोला खरीदने जाएंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, नाम लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, बहुत सारे ऑयल्स हैं, ठीक है। अब सरसों के तेल की क्या हो जाएगी, बिक्री बंद हो जाएगी। अब जो सरसों का तेल निकाल कर बेच रहा था उसको तो नुकसान हुआ। यानी सिंपल सी बात हो गई कि जो छोटे उद्योग है, बहुत ज़्यादा छोटे उद्योग हैं, वो इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, और जब प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे तो वो बंद हो जाएंगे। वो बंद हो जाएंगे तो वहाँ पर जो काम करने वाले थे श्रमिक, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, देखिए छोटे उद्योग जैसे बैटरी, सदारित्र, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद भी आप देख सकते हो कि अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकने लगे हैं, ठीक है। एवं खाद्य तेल आदि को कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण क्या होगा, नुकसान होगा, उद्योग बंद हो जाएंगे और श्रमिक क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिएगा, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता यानी जो हायर करते हैं श्रमिकों को, ठीक है, जो कंपनी चला रहे हैं, जो फैक्ट्रीज चला रहे हैं, आजकल श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। लचीलापन पसंद करने का मतलब क्या हो गया कि उनके पास कोई सुनिश्चित सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए एक श्रमिक है, उसके पास सुनियोजित श्रम एक श्रमिक है, उसे रोजगार चाहिए, सुनियोजित और सुनिश्चित रोजगार उसके पास उपलब्ध नहीं है। यानी उसे नहीं पता कि मुझे 1 साल मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, अब उस 1 साल के अंदर कितने महीने काम मिलेगा और कितने महीने काम नहीं मिलेगा, ये उसे नहीं पता, ठीक है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि निश्चित उससे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि आपको 12 महीनों में से 10 महीने काम करना पड़ेगा। लेकिन स्थानीय लोग जो छोटे व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, वो जब उन्हें काम की ज़रूरत होती है तब रख लेते हैं श्रमिकों को, और जब काम की ज़रूरत नहीं होती है तब उन्हें निकाल देते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। अब देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा कि मान लीजिए छोटी सी कंपनी है, ठीक है, या छोटा सा उद्योग लगाया है, ठीक है, उसमें मान लीजिए 3 श्रमिक काम कर रहे हैं, और कभी मान लीजिए कि यहाँ पर इस कंपनी का जो मालिक है उसे लगे कि मुझे कमाई नहीं हो रही है, तो ये क्या करेगा, इन 2 को हटा देगा, ठीक है, और जब ज़रूरत होगी तो 2 और लोगों को रख लेगा, ठीक है। तो ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो जो है उस व्यक्ति पर बोझ कम पड़े, उस व्यक्ति का जो नुकसान है वो कम हो, ठीक है, क्योंकि इसका व्यापार इतना नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनका तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, एक ब्रांच में लॉस हो रहा है तो क्या हुआ, दूसरी ब्रांच लाभ कमा लेगी, ठीक है। मान लीजिए कर्नाटक में कोई ब्रांच बहुत ज़्यादा लाभ कमा रही है, वही केरल में मान लीजिए कोई ब्रांच लॉस में जा रही है, तो दोनों मिलकर घाटा नफ़ा बराबर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, ये तो एक छोटी सी ब्रांच है, तो इसमें क्या होगा कि कभी वो रख लेगा, कभी वो हटा लेगा, तो इसमें कभी उनको रोजगार मिलेगा, कभी वो बेरोजगार होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण आजकल नियोक्ता क्या चाहता है कि उसका खर्च कम से कम आए, और वो श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद थर्ड, नियोक्ता श्रम लागतों में कमी करने के लिए क्या करते हैं, कम वेतन पर श्रमिक रखते हैं और उनसे बेचारों से अधिक काम करवाते हैं। ये तो सिंपल है, समझ आ गया। अब देखिए आगे क्या होगा कि जो छोटे उद्योग हैं वो तो बंद होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और जो बड़े उद्योग हैं वो बहुराष्ट्रीय होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेज उनकी बहुत बड़े बड़े देशों में स्थापित हो रही हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अमीर और गरीब होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि धनिक व अधनिक वर्ग के मध्य अंतर में और अधिक वृद्धि हो रही है, यानी गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, ठीक है। तो उनके बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन में हम क्या समझने वाले हैं।
तो चलिए फिर अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्योंकि वैश्वीकरण हमारा 10वां क्वेश्चन था, 11वां क्वेश्चन था उसके सकारात्मक प्रभाव, 12वां क्वेश्चन था उसके नकारात्मक प्रभाव। अब इसका 13वां क्वेश्चन क्या है कि प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा है। सिंपल सी बात है कि वो उत्प्रेरित हुई है। उत्प्रेरित का मतलब क्या होता है कि उसको आगे बढ़ाया है। किसने? प्रौद्योगिकी ने, टेक्नोलॉजी ने। तो प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है ये आप बताइए। तो सिंपल सी चीज आप बता सकते हो कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति हुई है, प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में विस्तार हुआ है, तीव्र विस्तार हुआ है, और इस विस्तार की वजह से वैश्वीकरण में भी तीव्र वृद्धि हुई है। अब बताइए वैश्वीकरण में किस प्रकार से तीव्र वृद्धि हुई है, ये आपको आगे के 2 पॉइंट्स में पता चलेगा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि परिवहन प्रौद्योगिकी में सुधार हो गया। मान लीजिए आप किसी एक छोटे से शहर में रहते थे, ठीक है। अब ये छोटा सा शहर है, यहाँ से विदेशों में कोई सामान भेजना है तो आपको क्या करना पड़ता था, यहाँ से सामान ट्रक में लोड करके जाता था, ठीक है। और मान लीजिए सड़कें भी टूटी फूटी हैं तो यहाँ पर सामान को नुकसान भी पहुँच जाता था कई बार, ठीक है। अब उसको ले जाते थे कहाँ पर, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर क्या बना हुआ था, जहाँ पर एयरपोर्ट बना हुआ था, ठीक है, जहाँ पर एयरपोर्ट बना हुआ था, और इसके माध्यम से इसे विदेशों में भेज दिया जाता था। तो देखिए 2 डबल खर्चे आपके लगे, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहला खर्चा, और दूसरा खर्चा यहाँ से विदेशों में ले जाने का, ठीक है। अब इसके बजाय क्या कर दिया गया कि अब आपके ही शहर में एयरपोर्ट बना दिया गया। अब आपके ही शहर में मान लीजिए, अब आपके ही शहर में एयरपोर्ट बना दिया गया तो क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, सामान जो है जो सीधा कहाँ पर जाएगा, एयरपोर्ट पर जाएगा। जो वायुयान है, बाहरी वायुयान है, जो वस्तुओं को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से सीधा ही दूसरे देश में पहुँचा दिया जाएगा। तो बताइए ये जो खर्चा था ये कम हुआ या नहीं, किसकी वजह से कम हुआ, तो ये हुआ परिवहन प्रौद्योगिकी में सुधार की वजह से। परिवहन में यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें टेक्नोलॉजी जो है डेवलप हुई धीरे धीरे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपको फायदा हुआ। तो सिंपल सी चीज है कि परिवहन प्रौद्योगिकी में सुधार से क्या होगा, लंबी दूरियों तक कम लागत पर वस्तुओं की तीव्रतम आपूर्ति की जा सकेगी। पहले ट्रक को यहाँ पर जाने के लिए मान लीजिए 2 दिन यहाँ लगते थे, उसके बाद इसको जो है 1 दिन लगता था। तो अब क्या होगा, सीधा यहीं से जाएगा सामान तो 1 ही दिन लगेगा। ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई कि परिवहन प्रौद्योगिकी में सुधार से लंबी दूरियों पर कम लागत में ही सामान की आपूर्ति हो जाती है, जल्दी हो जाती है, ठीक है, और कम लागत पर हो जाती है। ये सबसे बेस्ट है कि कम लागत पर पैसे भी बचते हैं। अब उसके बाद देखिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, मोबाइल फोन आ गए, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, ठीक है, जिस वजह से आप विदेशी कंपनियों के साथ बातचीत कर सकते हो, वीडियो कॉल के माध्यम से मीटिंग्स वगैरह कर सकते हो। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, संपर्क में आना आसान हो जाएगा। संपर्क में आना आसान हो गया तो आजकल आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ठीक है, यानी उन मशीनों तक पहुंच काफ़ी हमारी सुदृढ़ हो गई है, ठीक है। हम किसी भी सामान को खरीद सकते हैं जो हमारे काम की हमें लगती हैं, ठीक है। अदरवाइज मान लीजिए आपको कहीं जाकर खरीदना हो तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, या फिर आप सोच सकते हैं कि शायद ना भी लें, या फिर हो सकता है कि कोई मशीन हो और आपको उसके बारे में पता ही ना चले, यानी आपकी उस तक पहुंच ही ना हो, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। लेकिन नेट है आजकल तो उससे हमें सारा कुछ पता चल जाता है, कौन सी मशीन है, कौन सी मशीन हमारे काम की है, कौन सी कितने रुपयों में बिकेगी, ठीक है। तो इन सब का अंदाजा हमें हो जाता है, तो उससे लाभ होने की आशंका रहती है, ठीक है। अब देखिए संपर्क में आना आसान हो जाएगा, तो सिंपल सी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा तो वैश्वीकरण तो सिंपल सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 3 की पॉइंट्स आप यहाँ पर छांट के लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 14वां क्वेश्चन क्या है कि क्योंकि वैश्वीकरण बढ़ रहा है तो अलग अलग देशों के मध्य कोई व्यापार को लेकर कोई झगड़ा हो जाए, कोई कूटनीतिक कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से उनके बीच में व्यापार रुक जाता है या व्यापार में अवरोध आता है, तो उन अवरोधों को सुलझाने के लिए, झगड़ों को सुलझाने के लिए, कोल्ड वॉर जब हो जाते हैं तो उसके लिए कौन सी संस्था सामने आती है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO सामने आती है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन है क्या और ये करती क्या है। कुछ देशों ने मिलकर के एक संगठन
संगठन बना लिया, सिंपल सी बात है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो अब यहाँ पर देखिए यह एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य है विभिन्न सदस्य देशों, अब सदस्य देशों का मतलब क्या है कि जिन जिन देशों ने मिलकर, जरूरी नहीं है कि इसमें सारे देश आए, जो जो देश इसमें आना चाहता है, ठीक है, तो ये इसके सदस्य देश हो जाएंगे, ठीक है। इन सदस्य देशों से बाहर कोई अगर देश है तो उस पर WTO के नियम लागू, जो कायदे हैं वो लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो सदस्य देश हैं, विभिन्न सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं में सेवाओं के व्यापार की निगरानी करना, यानी व्यापार अच्छे से हो रहा है या नहीं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज होता है तो सिंपल सी बात है जिसका नुकसान हुआ है WTO उसकी भरपाई करवाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, व्यापार को प्रोत्साहित करना और उदार बनाना, यानी लोग जो है वो व्यापार कर सके। और मान लीजिए कोई एक देश है जिसने व्यापार अवरोधक लगा रखे हैं तो WTO उसको समझाती है और धीरे धीरे उसके व्यापार अवरोधक खत्म करती है, यानी उन पर दबाव डालती है कि वो व्यापार अवरोधक खत्म करे ताकि दूसरे देश उसके अंदर जा सके और वो देश दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करके व्यापार को बढ़ा सके। प्रोत्साहित करने का मतलब क्या है, व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास करना। उदार बनाना, उदार का मतलब वही आप समझ चुके हैं, उदारीकरण यानी व्यापार अवरोधकों को हटाकर व्यापार को आसान बनाना, ठीक है। तो ये था WTO। अब WTO को लेकर के इसी क्वेश्चन के साथ कभी कभी एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि WTO अपना काम सही से कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसका आंसर आपको देना है कि WTO अपना काम सही से नहीं कर रही है। बिल्कुल सही बात है, नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इसके अंदर जो विकसित देश है उनका प्रभुत्व हो गया है। विकसित देश मतलब जो पहले से विकसित है, जो दूसरे देशों में अब उनको टेक्नोलॉजी वाइज वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। अब उनको चाहिए, उनके पास सामान तो है, उनको चाहिए कोई देश जहां पर वो अपना सामान बेच सके, यानी उनके पास सारा कुछ है, बस वो बेचना चाहते हैं, यानी उन्हें बाजार चाहिए। क्या चाहिए? बाजार चाहिए जहां पर वो अपना सामान बेच सके, ठीक है। और उन्हीं देशों का प्रभुत्व कहां पर है? विश्व व्यापार संगठन के अंदर है, बड़े बड़े देश, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है कि जो छोटे देश है उनको भी उबारा जाए, उनको भी आगे लाया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। तो उन छोटे देशों के बारे में कुछ भी यहाँ पर सोचा नहीं जाता है, यानी उनके प्रोत्साहन के बारे में, उनको लाभ पहुंचाने के बारे में कोई नहीं सोचता है, तो वो जहाँ पर है वहीं पर ही पड़े रहते हैं। इसकी बजाय क्या होना चाहिए? उन बड़े बड़े देशों का प्रभुत्व समाप्त करके जो छोटे देश है उनके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि WTO पर जो विकसित देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया है और ये संस्था सही से काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, क्योंकि संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन का मतलब होता है कि सभी मिलते हैं, एक परिवार बनाते हैं और उसमें से जो कमजोर है उसको खींच करके आगे लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? न्याय संगत वैश्वीकरण। अब न्याय संगत वैश्वीकरण का क्या मतलब है? वैश्वीकरण आपने देखा, उसके कई पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, कई नेगेटिव इम्पैक्ट थे। तो न्याय संगत वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि जो वैश्वीकरण था उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी सकारात्मक प्रभाव तो रख लिए जाए, लेकिन नकारात्मक प्रभावों को कम कर दिया जाए। यही है न्याय संगत वैश्वीकरण। अब सिंपल सी बात है कि न्याय संगत वैश्वीकरण को कैसे सुनिश्चित किया जाए? तो सिंपल सी बात है, जो जो नेगेटिव इफेक्ट्स थे उनको कम कर लिया जाए। कैसे कर लिया जाए वो यहाँ पर देखिए। सरकारी नीतियों से देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण होना चाहिए, ठीक है। यानी पहले क्या हो रहा था? पहले केवल धनी लोगों को लाभ मिल रहा था, वैश्वीकरण हुआ, धनी लोगों को लाभ मिल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां आगे जा रही हैं, छोटी कंपनियां रुक रही हैं, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, तो सरकार को उन बेरोजगारों पर ध्यान देना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, श्रमिक कानूनों का उचित ढंग से पालन होना चाहिए। कुछ कंपनियों में आपने देखा था कि जब वो चाहे श्रमिकों को बुला लेते हैं, जब चाहे उन्हें घर भेज देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि उनके पास निश्चित और नियोजित जो आप ये कह सकते हैं कि रोजगार नहीं है, उनके पास निश्चित रोजगार होना चाहिए, यानी श्रमिक कानूनों का उचित ढंग से पालन होना चाहिए। उन्हें जितने घंटे काम कराना है और जितने घंटे के उनसे काम कराना है उनसे ज़्यादा काम नहीं करवाना है और मूल्य भी उचित चुकाना पड़ेगा, ठीक है। यही है श्रमिक कानून, तो उनका उचित ढंग से पालन यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद है सरकार को सरकार को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छोटे उत्पादक, जो छोटे उत्पादक हैं,
अब आपको पता है कि छोटे उत्पादक वैश्वीकरण में जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। तो सरकार को क्या चाहिए कि जब तक वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं तब तक उनकी थोड़ी सी हेल्प किया करे। सरकार छोटे उत्पादकों की हेल्प करेगी, एक टाइम ऐसा होगा कि वो प्रतिस्पर्धा करने लग जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा ही सरकार को करना चाहिए। तो सरकार को छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सहायता करनी चाहिए जब तक वे प्रतिस्पर्धा में सक्षम न हो जाए। ठीक है, जैसे ही वो प्रतिस्पर्धा में सक्षम हो जाएंगे फिर तो वो अपना विकास खुद करने ही लग जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के प्रभुत्व को समाप्त करके समान हित वाले अन्य देशों के साथ मिलकर प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल सही है कि जो पहले से विकसित है उनको छोड़ दीजिए, जो हमारे समान है ना, भारत देश के जो समान देश आते हैं उनके साथ मिलकर हमें ज़्यादा प्रयास करने चाहिए ताकि हम उनका भी लाभ कर सके, हमारा भी लाभ उसमें हो सके। ठीक है, तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन, लेकिन चैप्टर में 16 क्वेश्चन में कंप्लीट करना था। तो 16वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि वो क्वेश्चन हम यहाँ पर कई बार रिपीट कर चुके हैं कि वैश्वीकरण की वजह से, आप ये कह सकते हैं विश्व व्यापार की वजह से, विश्व में व्यापार बढ़ा है, आयात निर्यात बढ़ा है, तो उससे भारत के उपभोक्ता को क्या लाभ है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, सिंपल सी बात है, गुणवत्ता बढ़ेगी, कीमत कम मिलेगी, ठीक है, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, ये सारे कुछ हमने यहाँ पर पढ़े हैं। यही लाभ भारत के नागरिकों को होता है। तो उपभोक्ता को क्या लाभ मिल रहा है, ये आपका होमवर्क है। हमारा चैप्टर नंबर 4 जो था अर्थशास्त्र का, वो यहीं पर इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।